Hello students, I am Dr. Anurag Srivastava from Bohra Institute of Management Sciences, and we are meeting again for this subject of quantitative techniques for managers. Two lectures we have already covered, the introductory part of operations research and the introductory part of the current topic decision theory. These two have been already covered. Now we will be continuing with further into this particular topic, decision theory, decision making under risk. पिछले सेशन में, दो सेशंस में हम लोगों ने ये समझा था कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें कई सारे हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे. ईच ऑफ योर यूनिट एक्चुअली कवर्स टू डिफरेंट मॉडल्स. पहली यूनिट में एक मॉडल है क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट भी है, तो डिसीजन थ्योरी उसमें हम लोग देख रहे हैं, और उसके बाद बाकी की चारों यूनिट्स में दो दो मॉडल्स हम लोग और समझेंगे. तो डिसीजन थ्योरी ये जो टॉपिक है, डिसीजन थ्योरी के बारे में हम लोग बात करना शुरू किए थे पिछले सेशन में, और हमने ये देखा था, वी हैड सीन दैट decision making can be done under three different environments depending upon the type of outcome or the nature of outcome or the probabilities associated with it also. तो पहला जो हो सकता है सिचुएशन हो सकती है, दैट इज डिसीजन मेकिंग अंडर द कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी. हमें पूरी सर्टेनिटी के साथ पता है कि हम कोई भी जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे उसका रिजल्ट में हमको क्या आउटकम मिलेगा, ये हमको सर्टेनिटी के साथ पता है, तो डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी. दूसरा एक्सट्रीम होता है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, जबकि हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि अगर हम कोई एक डिसीजन लेंगे तो किस प्रोबेबिलिटी के साथ क्या चीज़ अकर हो सकती है. उसके बीच में लेकिन जो है, और देखिए सर्टेनिटी अगर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्टेन नहीं है. अनसर्टेनिटी है तो भी आपके पास कुछ एक्चुअली एनालिसिस ज़्यादा है नहीं, तो भी कंपेरेटिवली यू कैन से द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकम्स ईजियर इवन दो मे बी योर डिसीजंस मे नॉट बी दैट इफेक्टिव. लेकिन रिस्क में मुश्किल होती है, क्योंकि रिस्क में थोड़ी प्रायर इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है, पूरी तरह से सर्टेनिटी भी नहीं है, तो कैसे करेंगे ये चीज़ें हमको देखनी होती. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो डिसीजन मेकिंग में रिस्क वाला होता है, और इसको हम अगले दो सेशंस में कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2. तो टू स्टार्ट विद, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क. जैसा अभी मैंने आपको बताया, द डिसीजन मेकर फेसेस सेवरल स्टेट्स ऑफ नेचर. द डिसीजन मेकर फेसेस several states of nature. States of nature means actually they represent actually the outcomes of the decisions that are being taken. तो एक डिसीजन के कई आउटकम हो सकते हैं. ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है समझने में, लेकिन जब भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन को जो आउटकम होता है वो पूरी तरह से इसके ऊपर नहीं होता है कि हमने क्या डिसीजन लिया, यानी कि जो इंटरनल फैक्टर ये हो गया उसी के ऊपर ये पूरी तरह से नहीं होगा, डिपेंड करेगा. इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या हैं. एक एग्जांपल थोड़ा सा मैंने पिछली बार भी बताया था आप लोगों को, क्रिकेट से लेकर के एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ सकते हैं एग्ज़ाम से लेकर के. एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में सपोज यही सब्जेक्ट है, 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स में से हमने 4 ही यूनिट तैयार की हैं, या कुछ यूनिट्स में से हमने कुछ टॉपिक छोड़ दिए हैं. अब जो हमने क्या टॉपिक तैयार किया, हमने क्या टॉपिक छोड़ा, ये हमारा अपना डिसीज़न है. कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम में पूछा गया, ये स्टेट ऑफ नेचर है. तो रिज़ल्ट जो होगा, मार्क्स हमें कितने मिलेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, केवल इस पे नहीं डिपेंड करेगा कि हमने क्या प्रिपेयर किया था, ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि पूछा क्या गया. हमने 10 में से 5 ही टॉपिक पढ़े हैं और वही 5 टॉपिक पूछ लिए गए, तो हमारे अच्छे से अगर पढ़ें, डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ आवर स्टडीज़ एंड प्रिपरेशन, हो सकता है कि 100 के करीब, 100% के करीब ही मार्क्स आ जाएं. दूसरी तरफ कोई दूसरा स्टूडेंट है जिसने कि 8 टॉपिक तैयार किए हैं, उन 8 में से तो कुछ चीज़ें आ ही गई, लेकिन जो 2 टॉपिक नहीं छोड़ दिए थे, नहीं तैयार किए थे, वो भी पूछ लिए गए, तो उसके कम मार्क्स आ सकते हैं. मतलब जिसने ज़्यादा पढ़ा उसके कम मार्क्स, जिसने कम पढ़ा उसके ज़्यादा मार्क्स. तो क्या चीज़ यहाँ पर डिपेंड इसको अफेक्ट कर रही है, आउटकम को अफेक्ट क्या चीज़ कर रही है, न केवल योर डिसीजन बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ नेचर. सो बोथ थिंग्स बिकम इम्पॉर्टेंट. तो अब इसीलिए जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट होता क्या है क्या इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट वो है जो पहले पूछा जा चुका है, मे बी कुछ एक ही तरीका हो सकता है. तो टीचर्स जो बताते हैं इंपॉर्टेंट, आपको उसी बेसिस बताएंगे, पहले क्या क्या भाई बताया जाएगा. ये क्वेश्चन तो हर साल आता है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो गया. तो पास्ट प्रोबेबिलिटीज़, दैट मीन्स जो पास्ट प्रोबेबिलिटीज़ हैं
वो और एग्जाम से ज़्यादा रिस्क की चीज़ क्या हो सकती है? तो डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क की ये बात हो रही है। पास्ट प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं उनको यूज़ करके हम पता कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, जहाँ ये एस्टिमेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वैसा ही हो जाए, कभी कभी चेंज भी हो सकता है। तो द डिसीजन मेकर देयरफॉर फेसेस सेवरल स्टेट्स ऑफ नेचर, ही और शी इज सपोज टू हैव बिलीवेबल एविडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो पुराने पेपर्स जो आए हैं वो बिलीवेबल एविडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज, एक्सपीरियंस ऑल्सो, एक्सपीरियंस में भी क्या देखा जाएगा? एक्सपीरियंस ये भी देखा है भाई पुराने पहले क्वेश्चंस पूछे तो गए हैं, लेकिन उसमें से भी क्या चीज़ की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्या चीज़ की कम प्रोबेबिलिटी है। और जजमेंट ऑल्सो टू एनेबल हिम और हर टू असाइन प्रोबेबिलिटी वैल्यूज टू द लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ ईच स्टेट ऑफ नेचर। तो कौन सी स्टेट ऑफ नेचर, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा प्रोबेबल है, कौन सा क्वेश्चन कम प्रोबेबल है। कमिंग बैक टू दैट एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम, द कोर्स ऑफ एक्शन हाउएवर विच हैज़ द लार्जेस्ट एक्सपेक्टेड पे ऑफ विल बी सिलेक्टेड। तो अब आप देखेंगे कि 5 अलग अलग टॉपिक्स हैं या 10 अलग अलग टॉपिक्स हैं, इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, इसकी कम प्रोबेबिलिटी, इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आप कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये हो गया डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। एक एग्जाम्पल, और ये 2018 का ये क्वेश्चन आपके पेपर का ही है, इसको लेकर के हम लोग समझते हैं। 2018 वाज द लास्ट टाइम एक्चुअली जबकि डिसीजन थ्योरी का ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें इस सब्जेक्ट में हम कह सकते हैं। 2019 में इस सब्जेक्ट से ये हट करके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स वाले जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है उसमें इंक्लूड कर लिया गया था। तो इस सब्जेक्ट में वो चीज़, ये टॉपिक नहीं था, बट अगेन इट हैज़ बीन अगेन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस सब्जेक्ट। तो 18 में ये क्वेश्चन आया था, और एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको लेकर के ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये भी हम लोग देखेंगे, और डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क से रिलेटेड जितनी भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी अलग अलग चीज़ें हैं, सब चीज़ें इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन है, अ ग्रोसर इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ हाउ मेनी केसेस ऑफ मिल्क टू स्टॉक टू मीट द नेक्स्ट डेज डिमांड। ऑल द केसेस ऑफ मिल्क लेफ्ट एट द एंड ऑफ द डे आर वर्थलेस। मिल्क जो है वो एक पेरिशेबल कमोडिटी है, तो अगर कुछ बचेगा तो वो बेकार हो जाएगा, स्टेल, खराब हो जाएगा, फेंकना पड़ जाएगा। Each case of milk is sold for ₹8 and purchased for ₹5। तो कितने में वो बेच रहा है और कितने में उसने खरीदा है ये भी दिया हुआ। द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ केसेज ऑफ मिल्क डिमांडेड इज एज फॉलोज, व्हाट इज द ऑप्टिमल डिसीजन फॉर द ग्रोसर। तो एक ग्रोसरी शॉप ओनर है, उसको डिसाइड ये करना है, कई चीज़ें रखता होगा, लेकिन मिल्क के बारे में भी बात हो रही है, और मिल्क के बारे में शायद इसलिए बात हो रही है क्योंकि उसमें ज़्यादा कोई और चीज़ बच जाएगी तो अगले दिन बिक जाएगी, मिल्क बच जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो कितना खरीदे, ऐसा भी ना हो कि ज़्यादा खरीद लें और ख़राब हो जाए, ऐसा भी ना हो कि कम खरीदें और ग्राहक लौट जाए, हमारी जो प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी थी वो हम ना अवेल कर पाएँ। तो कितना केसेस होना चाहिए। पहले की ये जो दिया हुआ है पुराने डेटा से, द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ केसेस ऑफ मिल्क डिमांडेड, वो दिया हुआ है। तो पुराने हम कह सकते हैं 100 दिन का करीब करीब हमारे पास डेटा है। 100 में से 5 दिन ऐसे थे जिसमें कि 13 केसेस की डिमांड हुई। 100 में से 5 दिन, इसलिए 5/100 प्रोबेबिलिटी हो गई 0.05। 100 में से 10 दिन ऐसे थे जबकि 14 केसेस की डिमांड हुई, तो अगेन द प्रोबेबिलिटी इज़ 10/100 0.1। इसी तरह से बाकी चीज़ें हैं। तो ये हिस्टोरिकल डेटा से हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। हम ये मान करके चल रहे हैं कि पिछले 100 दिन में जो पैटर्न रहा होगा डिमांड, जो था डिमांड का पैटर्न, वही डिमांड का पैटर्न आगे भी चलना चाहिए। तो एक टिपिकल डिसीजन थ्योरी, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क की प्रॉब्लम में आपको ये 3 इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। कोई भी चीज़ खरीदी कितने की गई, कोई भी चीज़ बेची कितने में जाएगी, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ किसी तरीके से दी जा सकती हैं। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को सीधे सीधे ना दे करके ये भी कहा जा सकता था, जिस तरह से अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ये ना कह करके कि 13 केसेस की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, 16 केसेस की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। ये कहा जा सकता है क्वेश्चन में कि पिछले 100 दिनों में 30 दिन ऐसे थे जबकि 16 केसेस की डिमांड हुई। तो अपने आप ही आपको अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्योंकि ऐसा दिया हुआ, इसलिए 16 केसेस की जो प्रोबेबिलिटी हो गई, डिमांड की प्रोबेबिलिटी, वो 0.3 हो गई। तो इतनी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब सबसे पहला जो काम है जो हमें करना है, वो हमें एक पे ऑफ मैट्रिक्स या पे ऑफ टेबल बनानी है। पे ऑफ मैट्रिक्स या पे ऑफ टेबल। पे ऑफ मैट्रिक्स में 2 अलग अलग जो टेबल है या मैट्रिक्स है, तो रोज़ होंगी और कॉलम्स होंगी। कॉलम्स में हम लोग जो हमारे पास कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल हैं उनको लेते हैं,
और रोज़ में हम लोग हमारी जो स्टेट्स ऑफ नेचर हैं उनको लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिमांड डिमांड हो सकती है, डिमांड हमारे हाथ में नहीं है, वो स्टेट ऑफ नेचर हो गई। तो डिमांड जो है पिछले 100 दिनों में अगर 13 से 18 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही थी, तो हम मान करके चलेंगे कि आगे भी डिमांड 13 या 14 या 15 या 16 या 17 या 18 होगी। अगर डिमांड 13 से 18 के बीच में, 13 से 18 के बीच में ही फ्लक्चुएट कर रही है, तो ऑब्वियसली हमारी जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा, यानी कि हम कितने केसेस ऑर्डर करें रोज़ाना, ये 13 से 18 के बीच में, 13 टू 18 के बीच में ही होना चाहिए। बिलो 13 ऑर्डर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पिछले 100 दिनों में 13 से नीचे डिमांड हुई नहीं। 18 से ज़्यादा भी ऑर्डर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगेन पिछले 100 दिनों में 18 से नीचे की डिमांड कभी नहीं हुई। तो इसलिए 6 कोर्सेज ऑफ एक्शन 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये हैं, और 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 यही स्टेट्स ऑफ नेचर भी हमारे सामने हैं। हर स्टेट ऑफ नेचर की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो हमने एक्सट्रीम राइट कॉलम में लिख दी हैं। तो जो प्रोबेबिलिटीज़ हमको दी हुई थी वो हमने लिख दी। नीचे जो लास्ट में 1 उसका केवल सम दिया हुआ है, उससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, वो केवल इसलिए है कि हाँ टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके ये जितने ब्लैंक्स हैं, मतलब 13 केसेस हमने ऑर्डर किए और 13 की डिमांड हुई, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, ये प्रॉफिट या पे ऑफ, या अगर कहीं कॉस्ट की बात हो रही है, नेगेटिव में भी जा सकता है, तो कॉस्ट वो कितनी होगी ये हमको जानना। तो 13 केसेस हमने ऑर्डर किए, जो प्राइस था एक केस का वो हमको मालूम है, 13 केसेस की डिमांड हुई, जो सेल प्राइस है वो भी हमको मालूम है। तो उसके बेसिस पर हम ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे हमने पहले कॉलम में भर लिया। क्या चीज़ है, 13 केसेस हम बेचेंगे कितने पे, 8 रुपये एक केस पर। तो 13 इंटू 18 ये तो हो गया सेल। खरीदा कितने में था, एक केस 5 रुपये में खरीदा, तो 13 केसेस कितने में खरीदा, तो वो खरीदा 13 इंटू 5 में खरीदा, तो वो हो गई हमारी जो कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस निकल आई और साथ साथ सेल प्राइस है, और इसका जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट या पे ऑफ। इस पर्टिकुलर सेल में वो वैल्यू आएगी। इसी तरीके से अब जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसमें ये केवल कॉमन सेंस है और कुछ नहीं है इसमें। केवल हमें ये देखना है कितना हम ऑर्डर कर रहे हैं, कितने की डिमांड हो रही, उसके हिसाब से निकाल लेंगे। अब 13 केसेस ही हमने ऑर्डर किए हैं, तो 13 केसेस हमने ऑर्डर किए हैं, इतना पैसा हमने खर्च कर दिया। डिमांड अगर 14 की होगी तो भी बेस तो हम 13 ही केसेस पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 13 केसेस ही हैं। तो अगेन जो सेल प्रोसीड्स आई हमारे पास वो 13 इंटू 18 आ गई। और ऑब्वियस सी बात है, इस पर्टिकुलर केस में कई सारी प्रॉब्लम्स आपको ऐसे ही मिलेंगी, लेकिन ये अलग भी हो सकता है, तो ये ध्यान रहे। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी वैल्यूज़ इस कॉलम में सेम आएंगी। ये इसलिए सेम आ रही हैं क्योंकि डिमांड 15 की भी होगी तो भी आप 13 ही बेच पाएंगे। डिमांड 16 की होगी देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू सेल 13 ओनली। सो देयरफॉर ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। इनको हमने जब कैलकुलेट किया तो इस तरीके से पहला कॉलम हमको मिल गया। सभी के केस में 39 इंटू 39 और 39 यही वैल्यूज़ आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि एक केस पे आप देख सकते हैं 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 13 केसेस पे 39 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। वही तरीका हमने अपना लिया दूसरा कॉलम कैलकुलेट करने के लिए। उसी तरीके से तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा कॉलम भी कैलकुलेट होगा। तो दूसरे में हमने क्या किया कि 14 केसेस हमने ऑर्डर किए हैं, तो कितना खर्च किया 14 इंटू 5। लेकिन डिमांड अगर 13 की हुई तो 13 ही बेच पाएंगे, एक केस बेकार हो जाएगा। तो हमने मिला कितना 13 इंटू 18। 14 की डिमांड, 14 खरीदे थे, 14 की डिमांड हुई, उस केस में ये मिल जाएगा हमको। 14 खरीदे थे, 15 की डिमांड हुई तो भी सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको वैल्यूज़ मिल जाएंगी और ऐसे ही सारी वैल्यूज़ हमको मिल सकती हैं। और जब ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरी हमारी पे ऑफ मैट्रिक्स होगी। किसी भी वैल्यू को अगर हम देख लें, अगर हम इसको ले रहे हैं, ये वैल्यू क्या, ये 43 क्या इंडिकेट कर रहा है? 43 इंडिकेट कर रहा है कि इफ़ वी हैड ऑर्डर 17 केसेज and the demand was of 16 cases, in that case the net profit would be 43. If we ordered 18 cases and the demand was of 17 cases, or let us say demand was of 18 cases, then the net profit would be 54. तो ये पूरी पे ऑफ मैट्रिक्स इस तरह से हम बनाएंगे और ये हमको पहला स्टेप प्रॉब्लम का हो गया, पे ऑफ मैट्रिक्स कॉन्स्ट्रक्ट करना। हर एक डिसीजन, हर एक कोर्स ऑफ एक्शन और हर एक स्टेट ऑफ नेचर के कॉम्बिनेशन के लिए आउटकम क्या होगा, ये हमको सीधा सीधा पे ऑफ मैट्रिक्स से पता चलता है।
हमें ये मालूम है कि अगर हम कोई एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करेंगे और कोई एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ नेचर होता है, अकर करता है, तो उसका क्या आउटकम मिलेगा। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है, हमें ये नहीं मालूम है कि अगर हम कोई भी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करेंगे तो कौन सी स्टेट ऑफ नेचर होगी। तो अगर हम 15 सपोज सेलेक्ट करते हैं तो ये भी मिल सकता है, ये भी आउटकम हो सकता है, और इनमें से भी कोई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन the state of nature and the state of nature will depend upon the probability. probability के ऊपर वो डिपेंड करेगी। तो अब हमें डिसीजन एक्चुअली पूछा क्या गया है कि कितने केस ऑर्डर किए जाएं, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में से कितने केसेस ऑर्डर किए जाएं। तो वो चीज़ हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। जो वैल्यूज़ दी थी वो पे ऑफ वैल्यूज़ थी या मॉनेटरी वैल्यूज़ थी। अब टोटल एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी। एक पर्टिकुलर कोर्स के केस में हम एक्सपेक्ट करें क्या कि क्या नतीजा निकल करके आएगा। Given a payoff table with payoffs and probabilities assessments for all states of nature, जैसा कि अभी था पिछले टेबल में, it is possible to determine the EMV in short for each course of action if the decision is repeated a large number of times. बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, हमेशा ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड है, यानी कि वही डिसीजन हम हमेशा लेंगे तो लॉन्ग रन में हम क्या एक्सपेक्ट करें, ये है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। The EMV for a given course of action is the sum of possible payoffs of the alternatives, each weighted by the probability of that payoff occurring. तो वेटेड सम्स हम निकालते हैं। वेट क्या चीज़ है, वेट है जो हमारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं स्टेट्स ऑफ नेचर की, वो वेट की तरह से ऐड करेंगी। तो कैसे एग्जैक्टली निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख सकते हैं कि EMV फॉर 13 हम निकाल रहे हैं, EMV फॉर द कोर्स ऑफ एक्शन 13। तो 13 कोर्स ऑफ एक्शन वो तो वैसे फिर भी आसान है, नीचे कैलकुलेटेड भी है। अगर हम मान लीजिए कि 18 के लिए करते हैं, अगर हम 18 के लिए करें तो 18 के लिए EMV कैसे निकालेंगे। EMV फॉर द कोर्स ऑफ एक्शन 18। तो अगर स्टेट ऑफ नेचर 13 अकर करेगा तो पे ऑफ कितना है, पे ऑफ विल बी 14। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो वेट की तरह से एक्ट करेगी, तो उससे हमने उस वेट से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू 0.05। सिमिलरली पे ऑफ अगर स्टेट ऑफ नेचर 14 है तो पे ऑफ होगा 22, तो इसमें हम ऐड करेंगे प्लस 22 मल्टीप्लाइड बाई अगेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ नेचर, दैट इज 0.1। सिमिलरली 13 into 0.2 प्लस 38 into 0.3 प्लस 46 into 0.25 प्लस 54 into 0.1, ये आ जाएगा। तो हमने अगर ऐड कर दिया प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, नेक्स्ट हमने ऐड किया प्लस 38 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 प्लस हमने ऐड किया 46 मल्टीप्लाइड बाई द प्रोबेबिलिटी फॉर दैट पे ऑफ 0.25 प्लस लास्ट जो है इन केस ऑफ स्टेट ऑफ नेचर 18 जो हमें पे ऑफ मिल सकता है, एक्सपेक्ट जो मिलेगा 54 मल्टीप्लाइड बाय द अगेन द प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.1। तो ये EMV 18 है, ये EMV 13 है। ऐसे ही EMV 13 निकाल सकते हैं ₹39 जो कि आ रहा है। ₹39 केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि हम 30 सारे पे ऑफ्स जो हैं ऊपर से नीचे तक सारे पे ऑफ यहाँ पे 39 ही आ रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर चाहे जितने से भी आप मल्टीप्लाई करते जाएं और ऐड करेंगे तो टोटल 39 ही आएगा, क्योंकि इन इफेक्ट आप ये मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 0.5 और सारे सबका जो सम है वो तो 1 ही है। 39 into 1 39 आ गई। बाकियों के केस में इट इज़ गोइंग टू डिफर, क्योंकि वैल्यूज़ कुछ तो चेंज हो रही हैं। यहाँ पर एक वैल्यू चेंज है, यहाँ पे 2 है इस टेबल में। तो ऐसे ही सारी जब वैल्यूज़ हम निकालेंगे तो ये वैल्यूज़ हमको जो मिलेंगी इस तरीके से एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये सारी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यूज़ ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू हमको क्या बता रही हैं, ये एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू हमको बता रही हैं कि अगर कोर्स ऑफ एक्शन 13 होगा, मतलब 13 कोर्स ऑफ एक्शन मतलब हुआ कि हम रोज़ाना, हमें ये नहीं करना है यहाँ पर कि भाई आज 13 ऑर्डर कर दिया, कल 14 ऑर्डर कर दिया, कभी 18 कर दिया, कभी 16 ऑर्डर कर दिया, नहीं। ग्रोसर को एज अ डिसीजन मेकर या एज एन एनालाइज़र इस अप्रोच यहाँ पर जब आप यूज़ करेंगे तो आपको उसको ये राय देनी है कि भाई रोज़ अगर आप इतना ऑर्डर करेंगे, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, कभी भी
जैसे हम ये देख सकते हैं, अगर 14 कोर्स ऑफ एक्शन में 41.6 आ रहा है, 41.6 इज द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। अब 41.6 तो कहीं पर ये है ही नहीं, ऑब्वियसली ये मीन है। 41.6 इज द मीन एंड नॉट एग्जैक्ट मीन, इट इज द वेटेड मीन। वेट क्या है? प्रोबेबिलिटीज वेट्स हैं, तो वो हमने मीन निकाल लिया। मीन का मतलब क्या हुआ, कभी 34 मिलेगा, कभी 42 मिलेगा, कभी 13 की डिमांड होगी, कभी 14 की, कभी 17, 15, 16, 18, कोई भी डिमांड हो सकती है। और डिमांड के बेसिस पर इसमें से कुछ भी हमको पे ऑफ मिल सकता है, कभी 34, कभी 42, दो ही ऑप्शंस हैं। तो इन सारी डिमांड्स के केस में 42 मिलेगा, इस डिमांड के 13 के केस में 34 मिलेगा। और लेकिन कभी 34, कभी 42, इस तरह से पे ऑफ जो मिलते जाएंगे, उसका अगर हम एवरेज निकालेंगे, रोजाना का अगर हम एवरेज निकाल लें, तो लॉन्ग रन में वो करीब करीब 41 रुपये 6 पैसे होगा। अगर ये रुपीज़ में फिगर्स, रुपीज़ में ही है फिगर्स, तो 31 रुपीज़ 60 पैसे इतना वो अर्न करेगा ऑन सेल ऑफ मिल्क इन द लॉन्ग रन पर डे, ये मिला। इसी तरीके से 15 के केस में तो वो 43.4 हो जाएगा। अगेन ग्रोसर ने फिक्स कर लिया आपकी सलाह पर कि रोज 15 पैकेट्स, 15 केसेस मंगाएगा। अब रोज 15 केसेस के केस में कभी 39, कभी 37, कभी 45 ये होगा। लॉन्ग रन में 43.4 होगा एवरेज, रोजाना 43.4 एट एन एवरेज। आप देख सकते हैं कि अगर 18 मंगाता है वो, तो 54 भी मिल सकता है, लेकिन मतलब 54 से नहीं है, मतलब इससे है कि रोजाना 18 मंगाने पर एवरेज क्या इनकम होगी, वो होगी 37.2, यहाँ पे 41.4, यहाँ पे 43.6, यहाँ पे 43.4। तो जो एवरेज इनकम, जिसको कि यहाँ पर हम ऑब्वियसली बोल रहे हैं दी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वो सबसे ज़्यादा है इन केस ऑफ दी केसेस ऑर्डर्ड बीइंग 16, 43.6, ये हाईएस्ट वैल्यू है इन सारे केसेस में, इन सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन में 16 के अगेंस्ट ये हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है। तो डिसीजन ऑब्वियसली क्या होगा? डिसीजन यही होगा कि रोज़ाना 16 केसेस अगर हम ऑर्डर करें तो 43 रुपये 6 पैसे का प्रॉफिट मिल्क के ऊपर ग्रोसर को मिलता रहेगा। इस तरीके से तो हमने क्या कहा कि द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू मैक्सिमम, यही डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू मैक्सिमम कौन सी है? तो मैक्सिमम जैसा कि अभी हमने आइडेंटिफाई किया ही था 43.6, ये हो गई। तो ये जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग डिसीजन कौन सा है? डिसीजन है 16। 16 मीन्स इम्प्लाइज टू ऑर्डर 16 केसेस पर डे। तो ऐसा अगर हमको मिल रहा है तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर द ऑप्टिमम डिसीजन इज टू स्टॉक। क्वेश्चन था व्हाट इज द ऑप्टिमम डिसीजन फॉर द ग्रोसर। तो ऑप्टिमम डिसीजन फॉर द ग्रोसर इज टू स्टॉक 16 केसेस एवरी डे। एवरी डे द ग्रोसर शुड स्टॉक 16 केसेस। फिर से ध्यान रहे कि अगर वो 16 केसेस स्टॉक करेगा रोज़ाना, तो रोज़ाना की इनकम ये नहीं है। रोज़ाना कभी इनकम होगी ये, कभी 40, कभी 48, अलग अलग इनकम होंगी। लेकिन अगर पिछले कई दिनों की इनकम का एवरेज निकालेंगे तो वो इट विल अप्रॉक्सीमेट टूवर्ड्स इट इज, क्योंकि ये ध्यान रहे ये एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है। व्हाट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू जो है वो 43.6 है। तो एक्चुअल जो आएगी वो इसके आसपास ही कहीं पे रहेगी, क्योंकि डिमांड इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जो डिमांड है, डिमांड ये सारी वैल्यूज जो हैं वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसलिए वी कैन सी फ्रॉम द पे ऑफ टेबल कि कई जगहों पर 43.6 से ज़्यादा भी हमको मिल रहा है, कई जगहों पे 46.6 से कम भी मिल रहा है। द वैल्यूज आर एक्चुअली रेंजिंग बिटवीन यू कैन से 14 एंड 54। और इसीलिए सबसे ज़्यादा पे ऑफ 18 के केस में मिल रहा है 54। दिस इज द पूरे टेबल का मैक्सिमम। पूरे टेबल का मिनिमम ये है, ये भी यहीं पर है, मैक्सिमम ये भी यहीं पर है। तो मैक्सिमम के चक्कर में लेकिन अगर हम जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि जो मिनिमम पे ऑफ है वो भी यहीं पर है।
क्योंकि मैक्सिमम पे ऑफ ही केवल नहीं, पे ऑफ एलिमेंट ही नहीं मैटर करता है, मैटर उसकी प्रोबेबिलिटी भी करती है। 54 मिलने की प्रोबेबिलिटी केवल 0.1 है, जबकि 38 यानी कि 16 डिमांड की जो प्रोबेबिलिटी है वही सबसे ज़्यादा है, और शायद इसीलिए यही आपको करना पड़ रहा है, वो भी कहीं पर इम्पैक्ट डालेगा। एक चीज़ और है यहाँ पर जो हमको ध्यान रखना होगा। नॉर्मल हमको जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो इसी पैटर्न के मिलते हैं कि हमें कुछ वैल्यू की बात हो रही है, वैल्यू शुड रिमेन इन पॉजिटिव, और वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ जाए उतना उसके ऊपर हम मतलब ये हमारा एम होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करें, वैल्यू मैक्सिमाइज़ करें। तो वैल्यूज़ पे ऑफ टेबल में जब हम वैल्यूज़ को दिखाते हैं तो वो वैल्यूज़ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि देखिए OR में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी सेशन में, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, या दो ही चीज़ें हम करते ही हैं। जितने भी मॉडल्स हम लोग देखेंगे, चाहे अभी जो डिसीजन थ्योरी हम लोग देख रहे हैं, आगे के जो मैंने बताया 8 और मॉडल्स हम लोग समझेंगे, हर केस में हमारे पास दो में से कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है। या तो हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, या तो हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, या फिर हम कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। और हम ये समझ सकते हैं ऑब्वियसली एज स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट कि ये दोनों एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइज तभी हो पाएगा जब कॉस्ट मिनिमाइज होगा। कॉस्ट को अगर मिनिमाइज कर देंगे, हम कॉस्ट इफिशिएंट होंगे, तो प्रॉफिट तो बढ़ ही जाएगा। तो कॉस्ट की बात अगर आती है, अगर कुछ क्वेश्चन इस तरह से आता है, ये ना दे करके कि प्रॉफिट को आप की बात की जा रही है, वैल्यूज़ कॉस्ट वाली आ जाएँ, तो ये पे ऑफ टेबल की बजाय यहाँ पर हमको हमारी बन जाएगी कॉस्ट टेबल। इस टेबल को हम कॉस्ट टेबल या कॉस्ट मैट्रिक्स की तरह से बनाएंगे, और उस केस में ये जो सारी वैल्यूज़ होंगी इसमें कम वाली हमको देखनी पड़ेगी। इसी टेबल को अगर हम देख लें, अगर ये मिनिमम वाली होती, अगर ये कॉस्ट टेबल होती, तो हमारा आंसर ये होता, तो हमारा आंसर मिनिमम वाली वैल्यू होती। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट की हम तब बात करते। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर एक्सपेक्टेड कॉस्ट की बात करेंगे तो मिनिमम के केस में जाएंगे। तो दिस इज़ अबाउट डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क के क्वेश्चंस नॉर्मली हम कैसे करेंगे इसमें, लेकिन और भी चीज़ें हैं। तो सेकेंड पार्ट जो इस सेशन का होगा हमारा, उसमें कई और चीज़ें इसी प्रॉब्लम को लेकर के हम समझेंगे कि और क्या क्या कैलकुलेशंस किए जाते हैं, और क्या क्या डिसीजंस लिए जा सकते हैं, और क्या क्या एनालिसिस की जा सकती है इन द एनवायरनमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर नेक्स्ट टाइम। सी यू अगेन। थैंक यू।